नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, एग्रो क्लाइमेटिक जोन तक हमने पढ़ा दिया था, ठीक है? यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आज हम बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, ठीक है? ये हम नेमरा सुंडा की जो हमारी बुक सीरीज है हिंदी वाली, वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें एक पोर्शन बचा था आपका एग्रोनॉमी का, ठीक है? वो ये लास्ट पोर्शन है, ठीक है? इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता क्या है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो क्लाइमेट होता है मतलब जलवायु जो होती है उसे सस्य क्रियाओं, ये जो हमारी कृषि करने योग्य जो भूमि है उसके आधार पे इसे बांटा गया है, ठीक है? उसे हम लोग कहते हैं सस्य जलवायु क्षेत्र योजना, ठीक है? यह योजना आयोग द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1988 में शुरू किया गया, ठीक है? मतलब ये जो योजना है किसके द्वारा शुरू की गई? अभी जो नीति आयोग है वो पहले क्या होता था? योजना आयोग होता था, ठीक है? और 1988 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है? अगला पॉइंट है संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि जलवायु कारकों के आधार पे क्षेत्रीय योजना लागू की गई, ठीक है? मतलब जो जलवायु के आधार पे कृषि क्षेत्र को बांटा गया उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृषि जलवायु क्षेत्र कहेंगे, ठीक है? और ये किसके लिए बांटा गया? हर क्षेत्र में समान रूप से वृद्धि हो, समान रूप से फसलें उगे, समान रूप से उत्पादन हो, ठीक है? इसमें वृद्धि करने के लिए इसे बनाया गया। अगला है योजना आयोग 2015 से इसका नाम क्या पड़ गया? नीति आयोग। अभी मैंने आपको बताया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? मतलब इस समय अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है? नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है कभी कभी आ जाता है, इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है? ये कब बना था? 2015 में बना था। ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है? अगला बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। अगला बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कृषि जलवायु खंडों को कृषि विशेषताओं जैसे वर्षा हो गई, तापमान हो गया, मिट्टी हो गई, स्थलाकृत जिसे हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं, जल संसाधन हो गया, फसल प्रणाली हो गई, ठीक है? इसमें जो समरूपता होती है, ठीक है, उनको कई मीजरों के आधार पे वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, ठीक है? मतलब जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन बने जलवायु के आधार पे क्षेत्रों को बांटा गया, किसके आधार पे? या तो रेनफॉल के आधार पे, या तो वहां के टेम्परेचर के आधार पे, या तो सॉइल के आधार पे, या टोपोग्राफी के आधार पे, या जल संसाधन के आधार पे, या फसल प्रणाली के आधार पे, ठीक है? योजना आयोग के अनुसार भारत को 15 सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 15। किसके आधार पे बांटा गया? योजना आयोग के अनुसार बांटा गया। आधार क्या था? वर्षा थी, तापमान था, मिट्टी थी, स्थलाकृत थी, जल संसाधन थे और फसल प्रणाली थी, ठीक है? अगला है आईसीआर के एनएआरपी प्रोजेक्ट के अनुसार भारत को 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, ठीक है? अगर आईसीआर की बात आती है, ठीक है, तो कितने हैं? 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अगर प्लानिंग कमीशन या इंडिया के आधार पे बात आती है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो जाएंगे। अगला हम लोग बात करेंगे ट्रांस गैंगेटिक मैदान क्षेत्र के बारे में। इसमें जो है पंजाब आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है और केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? चंडीगढ़ है, ठीक है? और राजस्थान का जो गंगानगर क्षेत्र है ये आता है किसमें? ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में, ठीक है? ये अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करने पे आ जाएंगे तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसमें ज्यादा देर लगेगी, ठीक है? तो हम लोग जितना सुंडा में पर लिखा है उतना पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके एजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है? ठीक है? या आईसीआर के द्वारा कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस खंड में अधिकतम सिंचित क्षेत्र है जो ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है, इसमें सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया मिलेगा। अधिकतम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है? जो नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है सबसे ज्यादा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में हाई यील्डिंग मिलेगी या और हाई डेंसिटी मिलेगी, ठीक है? और जो भूजल होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा, ठीक है? तो सबसे अच्छा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन माना जाता है कौन सा है? ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, ठीक है? अगला बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में। एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होते हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जोन एग्रो क्लाइमेटिक जोन से जुड़ा हुआ लैंड यूनिट होता है, ठीक है? जो इकोलॉजी को दर्शाता है। ये किसके द्वारा किया गया? NBSS एंड LUP, नेशनल
ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसके अनुसार इसको बांटा गया है। ठीक है, ये कितने हैं? ये 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, सॉरी एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। कितने? 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। ठीक है, या इन्हें कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र बोला जाता है। आईसीआर की बात करेंगे, कितने हो जाएंगे? 8। अब एक बार फिर से हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात करेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन या कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम आईसीआर की बात करते हैं और एक इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया में हमारा प्लानिंग कमीशन एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करते हैं। अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे आईसीआर द्वारा तो 131 हो जाएंगे। इंडिया की बात करेंगे तो 15 हो जाएंगे। एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करेंगे, ठीक है, तो आईसीआर द्वारा 8 हो जाएंगे। और अगर इंडिया की बात करें कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अगला बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारा सूखा, ड्रॉट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सूखा या ड्रॉट क्या होता है? एक वर्ष में किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा 75% से कम होती तो सूखे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मान लिया कहीं पे 100% बारिश हो रही है। ठीक है, वहां अगर बारिश मान लो 75% से कम होती, ठीक है, 75% से कम बारिश होती तो वहां का क्षेत्र क्या हो जाएगा? सूखा सहित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, वहां पे सूखा माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे 500 mm बारिश हो रही है। कितनी? 500 mm बारिश हो रही है। ठीक है, तो 500 का अगर हम 75% निकालेंगे, 75% से कम हो रही है मतलब मान लो 25% बारिश हो रही है। ठीक है, तो 25 मतलब 125 mm बारिश होगी। ठीक है, तो अगर जहां पे चाहे हम ये लाइन बोल दें 75% से कम बारिश हो रही है, ठीक है, या हम ये लाइन बोल दें 25% तक बारिश हो रही है, तो वो जो हमारा क्षेत्र होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूखा क्षेत्र घोषित करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में क्या कह रहा है? जब वर्षा की कमी सामान्य से 50% अधिक हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी बारिश हो रही है उसके आधे अगर हमारे पानी की कमी हो जाती है तो उसे गंभीर सूखा कहा जाता है। गंभीर सूखा का मतलब वो जो होता है, जो सीवियर ड्रॉट होता है। क्या होता है? सीवियर ड्रॉट होता है अगर 50% से अधिक जो है बारिश कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा नमी उपलब्धता क्षेत्र सूचकांक, सॉरी, नमी उपलब्धता सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, या शॉर्ट फॉर्म में MAI बोलते हैं। यह इसी अवधि में संभावित वाष्पीकरण के 50% संभावना स्तर पर वर्षा के बीच का अनुपात है। मतलब ये क्या कहा जा रहा है? ये जो रेशियो होता है, ठीक है, जो रेनफॉल होती है, जो हमारी बारिश होती है उसके 50% लेवल को, ठीक है, जो वाष्पीकरण हुआ है, वाष्पीकरण का मतलब जो वेपर के रूप में हमारा पानी ऊपर गया है, ठीक है, जो उससे संभावित वर्षा है, ठीक है, वो क्या है? 50%। ठीक है, हमारा जो पानी जाता है वाष्पीकरण होके इवोपोरेट होके कहाँ जाता है? आसमान में जाता है। तो उस आसमान में गए पानी से अगर हमारा पानी या बारिश 50% संभावित है, उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो होती है 50% संभावना या पीईटी पर आधारित होती है। किस पे आधारित होगी? पीईटी पे आधारित होती है। ठीक है, या तो 50% रेनफॉल हो, ठीक है, या पीईटी पर आधारित होती है। अगला बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है या ट्रांसपीरेशन क्या होता है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, शुष्क भूमि, शुष्क भूमि कृषि में मृदा नमी सबसे सीमित कारक है। ठीक है, मतलब जो ड्राई लैंड होता है, ठीक है, उसमें जो सॉइल मॉइस्चर होता है सबसे सीमित कारक होता है। क्या होता है? सबसे सीमित कारक होता है। ठीक है, या इसे हम लोग लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर। सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर होता है ड्राई लैंड में कौन सा होता है? मृदा नमी होता है। लगभग 60 से 70% वर्षा वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट हो जाती है। ठीक है, मान लो बारिश हुई, बारिश का 60 से 70% पानी क्या होता है? इवोपोरेट हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमारा नुकसान कितना हुआ? 60 से 70% नुकसान हो जाएगा वाष्पीकरण से। अगला है वाष्पोत्सर्जन, इवोपोर ट्रांसपीरेशन क्या होता है? मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण एवं पौधों की सतह से उत्सर्जन द्वारा जल के नुकसान को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या इवेपो, इंग्लिश में इवेपो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है,
दो इसमें टर्म आए, एक आया इवेपोरेशन, एक आया ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन होता है जो हमारी खुली जमीन पड़ी है, खुली मृदा है, उस पे जो पानी मान लो इकट्ठा हो गया, ठीक है, वो जब वाष्प वाष्प के रूप में ऊपर आसमान में जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण या इवोपोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन जो होता है, जो पौधों की पत्तियों से पानी वाष्पित होके आसमान में या वायुमंडल में जाता है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इसको लाइसीमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। किससे हम ज्ञात करते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन को लाइसीमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के नुकसान को मल्च या एंटी जो ट्रांसपेरेंट होते हैं या विंड ब्रेक होते हैं, इनके द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला है एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं या प्रति उत्सर्जक पदार्थ क्या होते हैं? एंटी का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है उत्सर्जन। मतलब जो पदार्थ हमारे उत्सर्जन क्रिया का विरोध करते हैं या उत्सर्जन क्रिया को होने में रोकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करें, ये वे पदार्थ हैं जो उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की दर कम करने के लिए पौधों की सतह पर प्रयुक्त होते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट प्रकाश संश्लेषण को कम करते हैं। ठीक है, इसलिए केवल अत्यधिक नमी की, जब सबसे ज्यादा नमी की कमी होती है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा पानी की कमी होगी, वहां पे क्या होता है, फसल की मौत हो जाती है। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल नर्सरी एवं बागवानी फसलों में इनका कुछ व्यावसायिक उपयोग होता है, व्यवहारिक उपयोग होता है। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं? 4 प्रकार के। एक एंटी ट्रांसपेरेंट होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। स्टोमेटा क्या होता है? जो रंध्र होते हैं, क्लोजिंग मतलब बंद करना। कुछ जो हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, स्टोमेटा जब बंद रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा, जो हमारा ट्रांसपिरेशन हो रहा था, रंध्र के द्वारा पानी बाहर निकल रहा था पत्तियों से, वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये पदार्थ पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा को बंद करके पानी की कमी को कम करते हैं। जैसे फेनिल मर्क्यूरिक एसिड, फेनिल बोल दें, इंग्लिश में फिनाइल बोल दें, सब सही है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड या इसे पीएमए बोलते हैं। एवं कम मात्रा में एट्राजीन और CO2 को प्रभावी एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगर स्टोमेटा क्लोजिंग की बात करें, ठीक है, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है, और एट्राजीन, दो किस्में हो जाएंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगला हमारा है फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म का मतलब होता है जो हमारी एक पत्ती होती है, ठीक है, मान लो ये पत्ती, इस पे एक पतली लेयर सी बना देती है। ठीक है, जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं तो फेस पे हमारी एक लेयर सी बन जाती है, वैसे पत्तियों पे इसे जब हम रगड़ते हैं तो इस पे क्या होता है, एक लेयर सी बन जाती है, जिससे जो हमारा पत्ती का पानी होता है वो उत्सर्जित नहीं हो पाता आसमान में। ठीक है, उससे इसके इससे क्या होता है, पानी की जो नमी होती है वो बनी रहती है। परिभाषा की बात करें, पौधों की पत्तियों की सतह पर पतली फिल्म का निर्माण के कारण पत्ती की वाष्पोत्सर्जन हानि कम होती है। ये पदार्थ शारीरिक बाधा को, जो शारीरिक बाधा है, इसके रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, तो जैसे मोबिलिफ होता है, ठीक है, ये हो गया, हेक्साडेकोनॉल हो गया, सिलिकॉन हो गया, तेल हो गया, मोम हो गया, ये सारे के सारे जो लेप के काम आते हैं, ठीक है, लेयर बनाने के काम आते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं फिल्म फार्मिंग टाइप। फिल्म का मतलब होता है परत बना देना। ठीक है, अगला है रिफ्लेक्टिंग टाइप की बात करते हैं। अगला किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्टिंग टाइप की बात करेंगे। ये रसायन सूर्य से आने वाली विकिरण को परावर्तित करते हैं और पत्ती के तापमान को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, पत्ती के तापमान को कम करेंगे और जो हमारी अ, सूर्य की किरणें आ रही हैं उनको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। उदाहरण के बाद तौर पे बात करें, केवलिन 5% और चूने का अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है ग्रोथ रिटार्डेंट। क्या है अगला? ग्रोथ रिटार्डेंट या वृद्धि अवरोधक के बारे में बात करेंगे। ये रसायन तने के विकास को कम करते हैं, मतलब तने का जो ग्रोथ होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जड़ विकास को बढ़ाते हैं, मतलब जड़ को बढ़ाएंगे, तने को कम कर देंगे। इस प्रकार पौधों के सूखे का विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। जड़ जितनी ज्यादा गहरी तक जाएंगी वहां से वो पानी खींचते रहेंगे, और तना जितना लंबा होता जाएगा वो क्या करेगा, पानी का कंजप्शन उतना ज्यादा करेगा। तो तने को छोटा कर देंगे, पानी का कंजप्शन जो है कम हो जाएगा, और जड़ों को बढ़ा देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दूर से पानी जड़ें खींच सकते हैं। ये स्टोमेटा को बंद करने के लिए भी प्रेरित, जैसे साइकोसेल, ट्रिपल सी बोलते हैं या इंग्लिश में इसे साइको सेल बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया किसका, ग्रोथ रिटार्डेंट का। तो हमने 4 एंटी ट्रांसपेरेंट पढ़ लिए। पहला हो गया स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, जिसमें हमने पीएमए पढ़ लिया,
फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, एट्राजिन पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा हमारा फिल्म फॉर्मिंग टाइप हो गया, मोबिलिफ हो गया, तेल हो गया, मोम हो गया, ठीक है। अगला हेक्साडेकोनॉल हो गया। अगला हमने क्या पढ़ लिया, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप हमने पढ़ लिया, केओलिन हो जाएगा, 5% का यूज करते हैं, ठीक है। अगला ग्रोथ रिटार्डेंट्स, इसमें साइकोसेल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, वायु अवरोधक और शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं। वायु अवरोधक, वायु अवरोधक का नाम से पता चल रहा है वायु को रोकने का काम, या विंड ब्रेक, ऐसी संरचना है जो हवा के प्रवाह को तोड़ती है और हवा की गति को कम करती है, ठीक है। जबकि जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं, ये हवा के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए हवा की दिशा में लगाए गए पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियां होती हैं, ठीक है। विंड ब्रेक एवं शेल्टर बेल्ट्स पेड़ की ऊंचाई के हवाओं की आने वाली दिशा, जो विंड वर्ड साइड होती है, जिधर से हवा आती है उधर उस साइड को हम लोग कहते हैं विंड वर्ड साइड, ठीक है। इसमें 5 से 10 गुना एवं हवा के बहने, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड बोलते हैं, इसमें 30 गुना तक दूरी तक सुरक्षात्मक आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, विंड वर्ड साइड क्या होता है, लीवर्ड साइड क्या होता है। अगर विंड वर्ड साइड है तो 5 से 10 गुना, ठीक है। लीवर्ड साइड है तो 30 गुना, ठीक है। अगला बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, या कृषि वानिकी क्या होती है। कृषि वानिकी एक स्थायी भूमि प्रबंधन प्रणाली है जो भूमि के उपयोग को बढ़ाती है एवं फसलों, फलों, वन पौधों और जानवरों के उत्पादन को जोड़ती है, ठीक है। भाई ज्यादा से ज्यादा वन उगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी फसलें उग सकती हैं, फल फल के पेड़ लग सकते हैं, वन वहां पे लग सकते हैं, जानवरों को चराने के लिए चारागाह बन सकते हैं, ठीक है। ये सारी सारी चीजें एक दूसरे में जुड़ जाती हैं। इसे फल वृक्ष रोपण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वृक्ष फसल रोपण प्रणाली, ठीक है। या इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम। अगला बात करते हैं जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री का मतलब होता है जिसमें वनों के पेड़ों के साथ साथ कृषि फसलों की खेती की जाती है, उसे एग्री सिल्वीकल्चर। जहाँ पे सिल्वीकल्चर आ जाए, मान लो वहां पे वन लगाए जा रहे हैं। जहाँ एग्री आ जाए मतलब फसलों को उगाया जा रहा है या फसलों को उत्पादित किया जा रहा है। अगला है सिल्वो देहाती प्रणाली या सिल्वो पास्टोरल सिस्टम। सिल्वो का मतलब हुआ सिल्वीकल्चर, पास्टोरल का मतलब होगा चारागाह, ठीक है, जो पास्चर होता है। पास्चर का मतलब होता है चारे वाली फसलें होती है, ठीक है। तो सिल्वी कल्चर के साथ हम लोग चारे वाली फसलों का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा एग्रो सिल्वी पास्टरल सिस्टम, मतलब फसल भी ले ली हमने, वन भी लगा दी और साथ में चारे वाली फसल भी लगा दी, ठीक है। अगला है एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर। एग्रीकल्चर वाली हमने फसलें भी लगा दी, बागवानी हमने कर दी, फल वाले पौधे लगा दिए और हमने वन भी लगा दिए, ठीक है, तीनों साथ में कर दिए। एग्री, एग्री का मतलब हो गया जो फसल हमने लगा दी, सिल्वी का मतलब हो गया वन हमने लगा दिया, और एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर का मतलब होता है मछली उत्पादन जहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाएंगी एग्रो फॉरेस्ट्री में। किस में आ जाएंगी, एग्रो फॉरेस्ट्री में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने यूनिट नंबर 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में हम लोग देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मिट्टी का संरक्षण जो है मिट्टी के कटान से या किस किस तरीके से हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रोनॉमिक मेजर या कृषि संबंधी उपाय जो होते हैं, ये उन क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं एग्रोनॉमिक मेजर जहां ढलान 2% से कम होती है, ठीक है। मतलब ढलान की अगर बात करें तो कितनी होती, 2% से कम होती, और कटाव की समस्याएं गंभीर नहीं। भाई जितना ढलान होगी उतनी तो ज्यादा मिट्टी कट के नीचे जाएगी, तो जितनी ढलान कम होगी वहां पे मिट्टी उतनी कम कट के जाएगी। तो 2% से कम अगर ढलान होगी तो मिट्टी का कटाव कैसा होगा, कम होगा, तो गंभीर समस्या नहीं होगी। इसमें समोच्च खेती, समोच्च खेती का मतलब होगा कंटूर कल्टीवेशन, प्लाविंग करते हैं, मल्चिंग करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, किसमें करते हैं, एग्रोनॉमिक मीजन में। अगला बात करते हैं कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है। ढलान के विपरीत फसलों की बुआई जो होती है उसे कहते हैं कंटूर कल्टीवेशन, ठीक है। जिधर ढलान होगी उसके विपरीत हम लोग बुआई करते हैं। या मिट्टी, मिट्टी की उर्वरता और नमी का संरक्षण करता है। अगला है यूज ऑफ मल्च, मल्च का यूज करेंगे, हिंदी में इसे पलवार बोलते हैं। मल्च वाष्पीकरण को कम करने और मिट्टी के पानी में सुधार के लिए मिट्टी की सतह पर लागू की जाने वाली एक सामग्री। मल्च जो होता है, मान लो हमारी ये सॉइल है, सॉइल पे हम लोग या तो भूसा बिछा देते हैं या हमारा जो पुआल होता है उसको बिछा देते हैं, ठीक है। या तो हमें किसी प्लांट के पार्ट को बिछा देते हैं, या तो हम क्या करते हैं कि किसी पॉलीथीन को बिछा देते हैं, या
पेड़ों की पत्तियां बिछा देते हैं, जिससे कि जो हमारे सॉइल की नमी है, नमी बरकरार रहे, वो वाष्पीकरण होके कहाँ ना जाए, वायुमंडल में ना जाए। ठीक है, जैसे फसल के अवशेष हो गए, अभी मैंने आपको बताया, पत्ते हो गए, खाद हो गई, पॉलीथीन फिल्म हो गई, ये सारी सारी किस में यूज करते हैं, मल्च में यूज करते हैं। एक मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संक्षरण को कम करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी और क्रॉपिंग का मतलब फसल लगाना। अगर हम पट्टी में फसल लगाते हैं, फसल की प्रणाली जिसमें मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसलों के बीच मृदा क्षरण रोकने वाली फसलों की लंबी कतारों के रूप में लगाया जाता है। जैसे मक्का की फसल के बीच में चंवला या मूंगफली की पत्तियां, मान लो हमने ये दो जो है, ये हमने मक्का की जो है पंक्तियां लगा दी। ठीक है, मक्का की पत्तियां ये मान लो क्या करती हैं, मृदा अपर्दन करती है, ठीक, सॉइल इरोजन करती है। अब इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, मूंगफली की, तो ये क्या करेगी, मृदा अपर्दन को रोकेगी। ठीक है, फिर बाद में हमने क्या, मक्का लगा दिया, फिर बाद में हमने मूंगफली। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग को अपनाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा मेथड है, मैकेनिकल मेथड है। ठीक है, यह यांत्रिक उपाय है, कृषि संबंधी उपाय से पूरक के लिए अपनाया जाता है जब भूमि का ढलान 2% से अधिक होता है। एग्रोनॉमिक में क्या था, 2% से कम ढलान था। यांत्रिक में क्या है, 2% से ज्यादा ढलान है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कंटूर बंडिंग। सबसे पहले कौन सी विधि आती है, कंटूर बंडिंग आती है। कंटूर बंडिंग को 6% तक के ढलान पे अपनाया जाता है। ठीक है, कंटूर बंडिंग का ढलान क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सब में जो स्लोप परसेंटेज होता है या ढलान परसेंटेज, ये आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कंटूर बंडिंग की बात करेंगे, इसमें ढलान कितना होना चाहिए, 6% तक इसमें ढलान होना चाहिए। ठीक है, एवं उच्च रिसाव और पारगम्यता वाले शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं ग्रेडेड बंडिंग। अगला किसकी बात करेंगे, ग्रेडेड बंडिंग क्या होता है। ये प्रति 800, जहाँ पे 800 mm से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे ये ग्रेडेड बंडिंग अपनाया जाता है। इसमें जो ढलान होती है 2 से 10% तक होती है। ठीक है, अगर स्लोप की बात करें ग्रेडेड बंडिंग में कितनी होगी, 2 से 10% होगी। कंटूर और ग्रेडेड बंडिंग ज्यादातर भारत में उपयोग किए जाते हैं। अगला है सब सॉइलिंग की बात करेंगे। सब सॉइलर 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई और 90 से 180 सेंटीमीटर के अंतराल पर मिट्टी के हार्डपन को तोड़ता है। ठीक है, मिट्टी की जो कठोरता होती है, ऊपरी जो परत होती है, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, सब सॉइलर करता है। ठीक है, अगला जो हमारा मेथड है, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। ठीक, ये गहरी काली मिट्टी जो वर्षा के जल के प्रबंधन के लिए उपयुक्त है, जहां मानसून की अवधि के दौरान सतह जल निकास एक समस्या है। ठीक है, काली मिट्टी क्या होती है, वर्षा के जल को अपने में एकत्रित कर लेती है। ठीक है, और वहां जो जल निकास होता है, ड्रेनेज होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, ये समस्या बन जाती है। वहां पे ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड अपनाया जाता है, या काली मिट्टी में सोयाबीन और मूंगफली की फसल में अपनाई जाती है। अगला है जिंक टेरेसिंग क्या होता है, इसमें ढलान 3 से 10% होनी चाहिए। जिंक टेरेसिंग जो होता है, इसमें ढलान कितनी होनी चाहिए, 3 से 10% होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट बात करते हैं, मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में जिंक छतों पर निर्माण मध्यम से गहरी मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं बेंच टेरेसिंग क्या होता है। उन जगहों पर अपनाया जाता है जहां ढलान 16 से 33% अपनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है कि बेंच टेरेसिंग में जो ढलान होती है, कितने परसेंट हम लोग ढलान रखते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं वेजिटेटिव बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगले किसके बारे में बात करेंगे, वेजिटेटिव बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। ये पास पास में लगाए गए बागान होते हैं। आमतौर पर कटाव नियंत्रण के लिए घास या झाड़ियों की कुछ पंक्तियां समोच्च के साथ उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे खस घास होती है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है वेटेवेरिया जेलेनिका। क्या होता है, वेटेवेरिया जेलेनिका। इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त पौधा होता है। ठीक है, अगला है वर्टिकल मल्चिंग की बात करेंगे। कुछ अंतराल पर ढलान के विपरीत संकीर्ण खाइयों को खोदना और इन खाइयों में पुआल या फसल के अवशेषों को रखना, ये क्या कहलाता है, वर्टिकल मल्चिंग कहलाता है। ये ज्यादातर किसमें अपनाया जाता है, जो कॉफी के बागान होते हैं उसमें ये ज्यादातर अपनाया जाता है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ लिया, यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, जो हमारे कंट्रोल मेजर्स होते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगला हमारा यूनिट नंबर 5। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यूनिट हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, स्टार्ट करेंगे और इसे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, आपका एजीटीए का एग्जाम नजदीक आ रहा है, 13 जुलाई को आपका एग्जाम है।
ठीक है? तो उसकी भी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहिए और इसे ज़रूर करिए क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे आप इसे कहीं भी, कभी भी और कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।